Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing great. So if you haven't subscribed to my channels, please subscribe and also do follow my Instagram page, that is at the rate Kara Official 2021. Before we move forward with the video, I would like to request you to please quickly go and subscribe to the channel. Okay. तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ऑन पार्ट 1 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड टेरिटरी, क्योंकि अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट एंड द आर्टिकल्स। तो पेस थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि आर्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ अस थोड़ा दिमाग में आ जाता है कि फैक्चुअल चीज है, बट धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड या पॉलिटी बैकग्राउंड, ऐसा नहीं है, तो इसीलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे। वीडियो शॉर्ट होगा, सिंपल होगा, प्लीज समझने का ट्राई करना एंड बाद में वीडियो जरूर देखना। ओनली रिपीटेड रिविजन्स विल हेल्प यू revise and learn things in a better way. Okay, so now let's get started with the video. So before I tell you about किस पार्ट के अंदर क्या है, I will be telling you about कि पार्ट होता क्या है. Okay, तो जैसे हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, ठीक है। तो जैसे हर बुक का एक चैप्टर होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स होते हैं पार्ट। तो पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे ऐसे करके हमारे पास 25 पार्ट्स हैं एट प्रेजेंट। ओरिजिनली देयर वर 22 पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 22 चैप्टर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग, पर अभी जो है एट प्रेजेंट वी हैव 25 पार्ट्स। ओके, तो जैसे हर चैप्टर में कुछ कुछ होता है अबाउट द बुक, वैसे ही इस part maybe you will have different articles. Okay, so every part will have some articles which will be talking about the different provisions of our constitution. All right, so let's move forward with the very first article and the number of articles in our in part 1, that is article 1 टू आर्टिकल 4। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं जो हमें पार्ट 1 में देखने को मिलते हैं, एंड वन बाय वन अब हम इनको पढ़ेंगे कि ये क्या है। ओके, तो टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसका मतलब क्या है, इधर हम दो तरीके की चीजों पे फोकस करते हैं। क्या है वो दो चीजें, एक इंडिया का नाम, नेम, और दूसरी चीज है अबाउट इंडिया बीइंग अ यूनियन और नॉट। तो आप लोगों ने अगर कभी सुना होगा, दो टर्म्स हैं, यूनियन एंड फेडरेशन। काफी लोग इसको ना सेम लेवल पे यूज करते हैं, बट देयर इज अ वेरी सो देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, जो इन दोनों को काफी डिफरेंट बना देता है। वो छोटा सा डिफरेंस जो है इन दोनों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों है अब बात करते हैं। सबसे पहले जब ये इंडिया या भारत की बात की गई, सो इट वाज नॉट अ यूनानिमस डिसीजन कि एवरीबडी वाज लाइक कि नहीं नहीं, नाम जो है वो इंडिया ही होगा या भारत ही होगा। सम ऑफ द पीपल इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे वर एग्रीइंग टू इंडिया, कुछ लोग बोल रहे थे भारत होना चाहिए, कुछ लोगों ने कुछ और बोला, बट अल्टीमेटली ये दोनों का मिक्स रखा गया। इंग्लिश भी रखा गया, दैट इज इंडिया, एंड भारत भी रखा गया, दैट इज अकॉर्डिंग टू सम पीपल कि एक इंडियन वर्ड है। और अभी भी रिसेंटली देयर हैव बीन डिबेट्स रिगार्डिंग चेंज ऑफ नेम कि इंडिया नहीं होना चाहिए, नाम भारत रखो, भारत ज्यादा हिंदुस्तानी लगता है, ज्यादा इंडियन लगता है, तो इसीलिए भारत होना चाहिए। बट अगेन अगर हम उसकी भी हिस्ट्री में जाए, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट thing, so we are not getting into that, but right now we have to think about the constitutional perspective. So ultimately we have India, that is Bharat। तो अभी इंडिया का नाम जो इंग्लिश में बोलते हैं लोग कि इंग्लिश में हमारा नाम इंडिया है, और हिंदी में इंडिया को भारत कहते हैं। ओके, सो ये था नाम से रिलेटेड। दूसरा जो प्रोविजन ये आर्टिकल बोलता है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, लाइक भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन की बात नहीं करता, इट डज नॉट टॉक अबाउट फेडरेशन। अब फेडरेशन क्या होता है, अगर आपने कभी ध्यान से 9th 10th 11th 12th में पॉलिटी या सिविक्स ढंग से पढ़ी होगी, तो आपको कुछ फीचर्स
याद आएंगे दैट एक फेडरल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, जिधर सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जिधर डुअल पॉलिटी होती है, जिधर डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ओके, सो ऑल दीज आर लाइक सम फीचर्स ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर। अब इंडिया को अगर हम एज फंक्शनल यूनिट देखें तो इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है। वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर, वी हैव डुअल पॉलिटी, वी हैव डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग ऑन, but still we call it as a union of state. So इधर I would like to quote B.R. Ambedkar जी। तो लास्ट जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था अबाउट प्रियम्बल एंड फीचर्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि व्हाई वी हैव यूज्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि फेडरेशन नहीं है इंडिया। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, डिफरेंट स्टेट्स दे हैव अग्रीड together, they have come up with an agreement that they are ready to share their sovereignty and they have a right to secede as well। एक एग्रीमेंट है कि ओके सब मिलकर ये एक फेडरेशन बनाते हैं। बट इंडिया में क्या है, इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन। इधर डिफरेंट स्टेट्स एक एग्रीमेंट में नहीं आए हैं, रादर डिफरेंट स्टेट्स को बनाया गया है फ्रॉम अ सिंगल यूनिट टू मेक श्योर द एडमिनिस्ट्रेशन इज इजी। ओके, इधर मैं वो बात नहीं कर रही हूँ कि हम पहले डिफरेंट प्रिंसली यूनिट्स थे एंड प्रिंसली यूनिट्स के बाद हम फिर कंबाइन हुए, देन इंडिया बना, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन नहीं था। वो एक अलग हिस्टोरिकल थिंग है, कभी जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। बट अभी वी आर जस्ट स्टिकिंग टू कि जो स्टेट्स अभी एट प्रेजेंट हम देखते हैं, इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल यूनिट एंड देन दीज वर क्रिएटेड टू मेक आवर एडमिनिस्ट्रेशन इवन बेटर। ओके, उसके बाद जब हम ये बात करते हैं तो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया है, राइट? यूनियन ऑफ स्टेट्स इसीलिए बोला गया है, ए, कोई एग्रीमेंट करके स्टेट्स नहीं आए हैं, बी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कि यहाँ पर कोई भी स्टेट के पास किसी भी तरीके का राइट नहीं है खुद को सिसीड करने का। सिसीड मतलब खुद को इंडियन यूनियन से अलग करने का। ऐसा नहीं है कि आज अगर सपोज XYZ कोई भी स्टेट बोलती है, यूपी बोलती है, राजस्थान बोलती है, MP बोलती है, कोई भी बोलती है कि हमें इंडियन यूनियन से अलग होना है, तो वो हो सकता है। नो, ओके, सो इंडियन यूनियन is indestructible because states do not have the right to secede. States are destructible, states को बनाया या तोड़ा जा सकता है, but union को नहीं। So we do not have a destructible union. Okay, तो इसीलिए we are federal, we are quasi federal structure, we have a quasi federal structure, federal functions है but unitary bias के साथ, and इसीलिए इंडिया को union of states कहा जाता है। Clear? नाउ मूविंग ऑन टू दिस, अगर हम बात करें यूनियन ऑफ स्टेट्स की, तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स में सिर्फ स्टेट्स इंक्लूडेड है। अनलाइक आर स्केड्यूल 1, आर्टिकल 1 अलग है, स्केड्यूल 1 अलग है। स्केड्यूल्स आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द डिफरेंट स्केड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्केड्यूल एंड द आर्टिकल। ओके, सो आर्टिकल जब भी हम बात करते हैं तो आर्टिकल 1 बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में। वो स्केड्यूल 1 के बारे में बात नहीं करता। स्केड्यूल 1 में वी टॉक अबाउट स्टेट्स एंड यूटी बोथ, बट जब भी हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो इधर सिर्फ स्टेट्स की बात हो रही है। ओके, क्योंकि आर्टिकल 1 खुद ये बात करता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया अलग कॉन्सेप्ट है देन यूनियन ऑफ स्टेट से। टेरिटरी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूंगी तो उसके अंदर सब आएगा, उसके अंदर यूटीज भी आएंगे, उसके अंदर स्टेट्स भी आएगा, उसके अंदर एनी अदर टेरिटरी जो इंडिया एक्वायर करके लाता है या जैसे भी लेकर आता है, एक न्यू टेरिटरी लेकर आता है, तो वो सब कुछ टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया की। ओके, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर हमें एक्सपैंड करनी होगी तो व्हाट आर द वेज अवेलेबल? तो इसके लिए इंटरनेशनल लॉ में एक अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं। सो देयर आर लाइक 3 मोड्स जिसके थ्रू कोई भी कंट्री चाहे तो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर सकती है। ओके, एंड व्हाट आर दीज 3 वेज? नंबर 1 इज सेसेशन, सेकंड इज ऑक्यूपेशन, third is conquest, which must be followed by a subjugation.
सब्ज्यूकेशन। ओके, अब ये है क्या, डिफरेंस क्या है इनमें? अगर मैं सिसेशन की बात करूं तो सिसेशन का मतलब बहुत सिंपल है। सिसेशन मतलब कि जब आप किसी से थ्रू गिफ्ट, थ्रू ट्रीटी, एग्रीमेंट या परचेज करते हो वो टेरिटरी, ओके, सो वो बन जाता है सिसेशन। ऑक्यूपेशन मतलब कि आप किसी ऐसी कंट्री को या ऐसी कंट्री की टेरिटरी या ऐसी एरिया को कैप्चर कर रहे हो विच डज नॉट हैव एनी रिकॉग्नाइज्ड रूलर। सॉवरेनिटी नहीं है, कोई सॉवरन रूलर नहीं है उधर। ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है बाय फोर्स, आप किसी चीज को बाय फोर्स एक्वायर कर रहे हो। बट एक सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट आज के डेट में इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उसे ही माना जाता है विच इज फॉलोड बाय सब्जुगेशन। अब सब्जुगेशन क्या होता है? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन अ लीगल मैनर। ओके, इसके काफी एग्जाम्पल्स हैं इंडिया की हिस्ट्री में, जैसे दमन एंड दीव हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया, गोवा हो गया। सो ऑल दीज हैव बीन द कॉन्क्वेस्ट बाय इंडिया, बट इट हैज बीन फॉलोड बाय, ऑल ऑफ देम हैव बीन फॉलोड बाय सब्जुकेशन। एक लीगल ट्रांसफर ऑफ टाइटल हुआ। जैसे गोवा जब आया तो गोवा इंडिया का जब पार्ट बना तो उसमें भी पोर्तुगीज ने वो लीगल ट्रांसफर किया था इंडिया को। ओके, so these are the three modes through which we can expand our territory, or any other country can expand its own territory, and international law के according ये 3 तरीके हैं जिसको हम बोलते हैं। ओके, 4 अगर सब्जुकेशन को आप इंक्लूड करते हो अपार्ट फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट। ओके, नाउ कमिंग नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद आर्टिकल 2 अंडर पार्ट 1। अब मैं जब आर्टिकल 2 की बात कर रही हूं तो मैं साइमल्टेनियसली आपके साथ आर्टिकल 3 भी डिस्कस करूंगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन अ बेटर वे। अब आर्टिकल 2 क्या है और आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 2 बात करता है एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर टेरिटरी, एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन, एंड आर्टिकल 3 बात करता है इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों का मतलब क्या है देखो, एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि कोई भी ऐसा स्टेट, अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया में कोई नया स्टेट, न्यू स्टेट एस्टैब्लिश हो रहा है, न्यू मीन्स कंप्लीटली न्यू, वो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो हमने कोई टेरिटरी सपोज कैप्चर किया एंड उसको हम एक नए स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आएगा। सो इट मीन्स एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंप्लीट न्यू स्टेट। उस न्यू स्टेट से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो आर्टिकल 2 के अंदर आएगी, एंड इसके अंदर जो पावर दी है दैट हैज बीन गिवन टू द Parliament of India. So Article 2 empowers Parliament to create any new state under Article 2. ओके, अब आर्टिकल 3 किसकी बात करता है? आर्टिकल 3 बात करता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स, एग्जिस्टिंग स्टेट से रिलेटेड, सपोज एमपी, यूपी, आंध्रा, तेलंगाना, ये सारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं अभी इंडिया के। तो इनमें अगर कोई भी चेंज आता है, बी इट देयर नेम, बी इट देयर बाउंड्री, बी इट देयर एरिया, बी इट देयर अदर थिंग्स, तो ये सब आएगा आर्टिकल 3 में। जब एग्जिस्टिंग स्टेट से रिलेटेड कोई भी चेंज आता है, वो पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के अंदर मिलती है। जब आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो उसके अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन करने की, मतलब एक कंप्लीटली न्यू स्टेट से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो वो पार्लियामेंट आर्टिकल 2 के अंदर करेगा। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ आर्टिकल 3 में एक और चीज मेंशन करी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो क्या है कि आर्टिकल 3 के अंदर जो भी बिल प्रपोज किया जाएगा वो बिना प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के नहीं पास किया जा सकता। तो क्या प्रोसेस रहेगा? सो इन अ वे इट इज ऑल्सो टेलिंग अस द प्रोसीजर। ओके, सो वो प्रोसीजर क्या है कि पार्लियामेंट अगर आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी बिल प्रपोज करता है या एग्जिस्टिंग स्टेट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस लाता है, तो उसके लिए उसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर रिकमेंडेशन लेना बहुत जरूरी है।
बिल को पार्लियामेंट में लाने से पहले भी, ओके, सो गवर्नमेंट मस्ट हैव टू लाइक टेक द रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देने से पहले, बिफोर द प्रेसिडेंट गिव्स एनी सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट कि हाँ आप ये बिल पास कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उससे पहले प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर को बताए कि हम ऐसा कोई चेंज लाने वाले हैं। सपोज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 2014 में तेलंगाना गॉट सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बिल प्रपोज तो किया था, राइट, एंड बहुत सारे मूवमेंट्स भी हुए थे साउथ में, बट उस टाइम पे प्रेसिडेंट ने सेम यही प्रोसीजर फॉलो करा था कि स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि आपके साथ आपसे या तो एक नया स्टेट बन रहा है या कोई न्यू बाउंड्री डिमार्केट हो रही है या आपका एरिया कम हो रहा है, कोई भी चीज आप स्टेट से रिलेटेड करते हो तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर पे जाएगा अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो प्रेसिडेंट विल इन्फॉर्म द स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन रिकमेंड कि हाँ ये सब करो या नहीं करो, बट इट इज अप टू द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट कि वो ये चीजें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो स्टेट लेजिस्लेचर कुछ भी कहे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक तरीके का सजेशन सुन सकते हो, बट इवन इफ दे डोंट अग्री टू इट, doesn't matter, parliament and president will can do whatever they want to do। ओके, सो इसी के साथ जब तेलंगाना अलग किया जा रहा था तो आंध्र प्रदेश में स्टेट लेजिस्लेचर वाज नॉट अग्रीइंग टू इट, बट अल्टीमेटली इन 2014 it did get separate, right? So this is what we have the procedure under article 3 of the constitution। And remember, article 2, आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चीज या जो भी बिल पास होगा दैट विल बी डन थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटीज, राइट, वो आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% +1 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर 10 लोग प्रेजेंट है, उनका 50, आपको बस 6 लोगों का वोट चाहिए उस चीज को पास करने के लिए। ओके, 50% +1 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर? अब बात करते हैं आर्टिकल 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आर्टिकल 2 एंड 3 के थ्रू होंगे, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है बताया था मैंने, चेंज। सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि आर्टिकल 368 के अंदर आप कोई भी अगर चेंज लेकर आते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, अगर मैं अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर करूंगी ना, तो मुझे इन स्टेट्स के अंदर चेंजेस करने के लिए भी ये मुझे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो आर्टिकल 4 बोलता है कि नहीं, आपको ये अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर आता ही नहीं है। ये अमेंडमेंट तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, नाम चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली कुछ चेंजेस आएंगे। अगर आप नया स्टेट क्रिएट कर रहे हो तो आपको शेड्यूल 1 में एंटर करना पड़ेगा, चेंजेस तो होंगे, बट वो चेंज सिंपल मेजोरिटी के अंदर किया जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, आर्टिकल 368 के थ्रू तो होता ही होता है, बट सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी हो सकता है। दीज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट ओनली। क्लियर? सो दीज वर द डिफरेंट आर्टिकल्स that are included under part 1 of our constitution। फिर से मैं बता रही हूँ, आर्टिकल 1 से 4 तक। 1 बात करता है अबाउट इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। उसके अंदर क्या क्या आता है मैंने बताया। सेकेंड एंड थर्ड बात करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। फोर्थ बात करता है अबाउट व्हाट टाइप ऑफ अमेंडमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ओके, तो ये जो है, ये चारों आर्टिकल सिंपल हैं, थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है, प्लीज देखो। एंड I will be seeing you guys in my next video that I will be posting on this
फ्राइडे, सो स्टे ट्यून्ड, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट टाइप ऑफ अमेंडमेंट कैन बी देयर जब हम यूनियन टेरिटरीज को अलग करते हैं या किसी एक पार्ट को हम अलग देते हैं किसी और कंट्री को भी. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सो आर्टिकल 4 का टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूएशन एंड हिस्ट्री about why this amendment thing happened. Okay, all of this we will be discussing in our next video. Also, we will be talking about different committees that have been set up with time to divide the states on different bases. Okay, and what were the states that were formulated or that were formed once we came up with State Reorganization Act of 1956. So all of this we will be discussing on Friday. So stay tuned and do subscribe to my channel, and see you at 2 p.m. on Friday. Thank you so much for watching my video.